आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी में व्याकरण को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है या व्याकरण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आज हम व्याकरण में ही वाक्य व उनके भेद इनकी जानकारी लेते हैं। बच्चों, वाक्य की परिभाषा देखो। ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो उसे हम वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? वापस एक बार सुनो कि ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो उसे वाक्य कहलाते हैं। और एक परिभाषा है शब्द की, देखो, शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाषा या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाषा या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। समझ में आया वाक्य की परिभाषा? अब हम वाक्य के खंड कितने हैं वो देखते हैं। देखो, वाक्य के दो खंड होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो बच्चों, हमने व्याकरण में ही इसके पहले उद्देश्य और विधेय यह पाठ भी पढ़ा था, क्योंकि इसमें यूनिट टेस्ट में हमने उद्देश्य और विधेय की जानकारी ली थी। अब वापस एक बार हम इस वाक्य के इस दो खंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। और दूसरा विधेय, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। समझ में आया आपको? क्योंकि इसके पहले भी हमने ये पढ़ा था, समझा था कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उदाहरण देखो, जैसे हिमालय देश का गौरव है। तो बच्चों, इसमें जो हिमालय है वह हिमालय उद्देश्य है और जो बाकी का वाक्य है, शेष वाक्य है, देश का गौरव है, वह विधेय कहलाता है। समझ में आया? मतलब जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य है। तो किसके बारे में कहा वाक्य हो रहा है? हिमालय के बारे में, इसके लिए हिमालय उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय है। तो हिमालय के बारे में कहा रहा है, इसके लिए बचा हुआ वाक्य जो है देश का गौरव है, यह विधेय कहलाता है। तो समझ में आया आपको? वाक्य के दो खंड है, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहा जाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। समझ में आया? अब हम वाक्य के कुछ भेद देखते हैं बच्चों। देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के ये 8 भेद है। तो सबसे पहले का भेद देखो, एक विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य की परिभाषा देखो बच्चों। जिस वाक्य में किसी के क्रिया होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिस वाक्य में किसी की क्रिया होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। मतलब इसमें विधान किया हो, क्रिया होने की सूचना दी जा रही है। जैसे कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है। और दूसरा है अकबर एक महान शासक थे। देखो बच्चों, दोनों इसमें क्रिया होते हुए दिखाई दे रही है कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है। हमेशा सूरज पूर्व दिशा में ही उगता है। एक विधान किया गया है कि सूरज कैसे उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। दूसरा, अकबर एक महान शासक थे। अकबर कैसे थे? एक महान शासक थे।
मतलब जो विधान किया गया है वह विधानार्थक वाक्य है, या जिस वाक्य में किसी की क्रिया होने की या करने की सूचना होते हुए दिखाई दे रही है वो विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। समझ में आया आपका? वाक्य का पहला भेद विधानार्थक वाक्य। अब हम वाक्य का दूसरा प्रकार देखते हैं, निषेधार्थक वाक्य। देखो, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जो भी वाक्यों की भेदों की परिभाषा दी है बच्चों, अच्छी तरह से देखो ताकि आपको हर एक भेद, हर एक प्रकार अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध हो, मतलब किसी वाक्य के किसी के बात न होने का या न करने का बोध हो वो निषेधार्थक वाक्य। आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये निषेधार्थक वाक्य है। कैसे? देखो, परिभाषा देखो, मेरा नाम नीलू नहीं है। और दूसरा है, खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बच्चों, क्या दिया है इसमें? मेरा नाम नीलू नहीं है। पहले वाक्य में क्या दिया? मेरा नाम नीलू नहीं है। दूसरे वाक्य में खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। दोनों वाक्यों में नहीं का प्रयोग दिया है। मतलब यहाँ पे हमारी परिभाषा ये कि न होने का या न करने का बोध हो वह निषेधार्थक वाक्य है। तो इसमें नहीं बोध हो रहा है, जैसे कि मेरा नाम नीलू नहीं है। समझ में आया? खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मतलब नहीं होने का बोध इसमें हो रहा है, इसके लिए ये निषेधार्थक वाक्य कहलाती है। समझ में आया निषेधार्थक वाक्य? अब हम अगला प्रकार देखते हैं बच्चों। देखो, तीसरा भेद है वाक्य का आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य की परिभाषा देखो, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। समझ में आया बच्चों? परिभाषा क्या दी है कि जिस वाक्य में आज्ञा की हो या प्रार्थना का बोध हो वह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देखो, बच्चों शोर बंद करो। दूसरा वाक्य देखो, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। देखो, दोनों वाक्यों में आपको आज्ञा देते हुए नजर आ रहा होगा। पहले वाक्य में भी आज्ञा दी गई है बच्चों को कि बच्चों शोर मत करो, आवाज मत करो, चुप बैठो। क्या दिया है? शोर मत करो, शोर बंद करो, ये बच्चों को आज्ञा दी गई है। दूसरे वाक्य में चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। मतलब सेठ ने चित्रकार को क्या बोला कि आपने चित्र ठीक नहीं निकाला, दोबारा बना कर लाओ। दोबारा बना कर लाओ, ये आज्ञा दी गई है कि ये चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ, ये आज्ञा दी गई है। इसके लिए ये आज्ञार्थक वाक्य है। और आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा दी जाती हो या प्रार्थना करने का बोध होता हो वह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है या कहा जाता है। समझ में आया? अब हम चौथा प्रकार देखते हैं, चौथा भेद देखते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य देखो बच्चों, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है समझने में, क्योंकि प्रश्नार्थक वाक्य हम चिन्हों के प्रकारों में भी देखे हैं कि जब भी सवाल किया जाता है तब उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं सवाल करने के लिए, कि जैसे कौन, कहा, किस लिए, किसे, क्यों, कब। समझ में आया ना? ऐसे शब्दों प्रयोग हम करते ही हैं प्रश्नार्थक इसमें, लेकिन उसके साथ साथ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह भी दिया जाता है। और प्रश्न चिन्ह जब दिया जाता है तो वह प्रकार पहचानने में आसान हो जाता है। जैसे कि अभी इसमें क्या दिया है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। इस वाक्य में तुरंत हमें समझेगा कि यह प्रश्नार्थक वाक्य है, क्योंकि क्या शब्द दिया है और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह भी दिया गया है। दूसरा देखो, मैंने आपको पीटा क्या, मैंने आपको पीटा क्या। वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह है
और क्या शब्द भी दिखाई दे रहा है। मतलब मैंने आपको पीटा क्या, सवाल किया है ना कि मैंने आपको पीटा क्या, इसके लिए ये भी प्रश्नार्थक वाक्य है। समझ में आया आपको? प्रश्नार्थक वाक्य में मैंने जो शब्द बताए, क्या, किस लिए, कब, कौन सा, कौन, ये ऐसे शब्द तो आते ही है, लेकिन उसके साथ साथ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह भी दिया जाता है, या किसी भी वाक्य में कोई भी प्रश्न किया जाता है तो वो प्रश्नार्थक वाक्य उसे कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों प्रश्नार्थक वाक्य? अब हम अगला भेद देखते हैं, इच्छार्थक वाक्य। देखो बच्चों, क्या कहा मैंने? इच्छार्थक वाक्य। परिभाषा देखो इसकी, जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक, इस वाक्य में हमें तुरंत शब्द से ही पता चलता है कि यहाँ पे इच्छा बताई हो या किसी को आशीर्वाद दिया हो, इसके लिए इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं या उसको इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। तो समझ में आया कि जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया हो वह वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहला जाता है या कहलाते हैं। जैसे कि ईश्वर आपको सफल करे। दूसरा, काश हम ताजमहल देख पाते। देखो बच्चों, दो वाक्यों में दो शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि हमने इच्छार्थक वाक्य में परिभाषा क्या देखी, तो एक तो इच्छा व्यक्त की जाती है या दूसरा आशीर्वाद दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो पहले वाक्य में आशीर्वाद दिया है कि ईश्वर आपको सफल करे। अगर कोई हमारा आशीर्वाद लेने को आते तो हम क्या करते हैं, उसको आशीर्वाद दे देते हैं। जब भी वो पैर छूते हैं या हमारे पास आके हम बोलते हैं कि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो तुरंत हम उनके पीठ पर या सर पर हाथ रख के उनको आशीर्वाद देते कि जाओ, ईश्वर आपको सफल करे या ईश्वर आपका भला करे, आपका काम अच्छी तरह से आज का हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गया आशीर्वाद। और दूसरा, काश हम ताजमहल देख पाते। मतलब ये मेरी तमन्ना थी, ये बहुत दिन से मेरी इच्छा है। क्या है इच्छा? कि काश सचमुच अगर हम ताजमहल देख पाते तो। मतलब ये क्या हो गया? हमारी इच्छा हो गई। इसीलिए ये दोनों वाक्य इच्छार्थक वाक्य के हैं। समझ में आया? अगला भेद देखो बच्चों, संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य। अब संभावनार्थक वाक्यों की परिभाषा क्या है? देखो, जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। परिभाषा से ही हमें तुरंत पता चलता है कि हम कोई संभावना व्यक्त कर रहे हैं या कोई संदेह व्यक्त कर रहे हैं। फिर ऐसा कौन सा संदेह है जो हम व्यक्त करते हैं या संभावना व्यक्त करते हैं, उससे हमें पता चलता है। तो देखो, वाक्य उदाहरण दिया हुआ है कि कल शायद वर्षा हो। कल शायद वर्षा हो। दूसरा, शायद कल स्कूल को छुट्टी होगी। देखो, दोनों वाक्यों से हमें क्या लग रहा है कि संभावना हो सकती है कि कल शायद स्कूल को छुट्टी होगी, और दूसरा कल शायद वर्षा हो। ये हम क्या कर रहे हैं? इसमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि शायद कल स्कूल को छुट्टी हो सकती है, शायद कल वर्षा हो सकती है। या दूसरा भी उदाहरण ले सकते हम कि ऐसे लगता है कि अब जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू होगा, क्योंकि कोरोना कम कम होते जा रहा है ना। अभी का करंट का है, हम डाल सकते हैं कि कोरोना अभी कम हो रहा है तो शायद हमारा स्कूल खुल सकता है, शायद हमारा स्कूल चालू हो सकता है। ये हम क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ये हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए वाक्य का यह भी एक प्रकार है संभावनार्थक वाक्य। समझ में आया बच्चों? अगला भेद देखो, सातवां भेद है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य क्या दिया है? जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। क्या दिया बच्चों? जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उन्हें
विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। यह भी हमने विराम चिन्ह में देखा है, विस्मयार्थक वाक्य। उसके बाद हमने अभी इसमें भी विस्मयार्थक वाक्य दिया है ना। अब देखो उदाहरण क्या दिया है कि वाह क्या सुंदर दृश्य है, और दूसरा शांति शांति शोर मत करो। देखो बच्चों, दोनों वाक्य अलग अलग है, जिसमें हम बहुत ही हर्ष व्यक्त कर रहे, ज़्यादा हम खुश है, ज़्यादा आनंद व्यक्त कर रहे, तो सुंदर दृश्य जब दिखाई देगा तो हम यही कहेंगे ना, वाह क्या सुंदर दृश्य है ना। हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो कितने अच्छे होंगे, वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह क्या सुंदर ताजमहल है। हम क्या कर रहे हैं, हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जब हमें ज़्यादा क्रोध आता है, ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसे आप कितना बड़बड़ 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 करते हो, तो तुरंत हमें गुस्सा आता है ना। हम गुस्से में क्या करते हैं, कहते हैं आपको, बच्चों शांत हो जाओ, शोर मत करो, आवाज मत करो, एकदम शांत बैठो। मतलब हमारे चेहरे पे ये गुस्से के, क्रोध के भाव दिखाई देते हैं, इसलिए ये भी विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है। समझ में आया कि हर्ष हो, क्रोध हो, विस्मय हो, जिस वाक्य में ऐसे भाव दिखाई देंगे वह वाक्य विस्मयार्थक वाक्य है। और दूसरी बात, आपको विस्मयार्थक का चिन्ह दिखाई देगा, जिसको आप एक्सक्लामेटरी कहते हो। एक्सक्लामेटरी का चिन्ह दिखाई दिया तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये विस्मयार्थक वाक्य है। जिस तरह से प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न चिन्ह रहेगा तो तुरंत प्रश्नार्थक वाक्य समझ में आता है, उसी तरह से जिस वाक्य में ये एक्सक्लामेटरी का, विस्मयार्थक का, विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिखाई देता है, तब विस्मयार्थक वाक्य है, ऐसे आप लिख सकते हो। समझ में आया। अब हम अंत का एक भेद है वह देखते हैं, संकेतार्थक वाक्य। देखो बच्चों, संकेतार्थक वाक्य, अभी संकेतार्थक वाक्य में क्या दिया है, परिभाषा देखो, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। देखो बच्चों, क्या कहा मैंने, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है तब हम उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है। उदाहरण देखो, जैसे कि यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। दूसरा उदाहरण, यदि हम सब मिलके रहेंगे तो हार नहीं होगी। दोनों वाक्यों में क्या किया गया है, एक क्रिया की दूसरी क्रिया की ओर संकेत करते हुए दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है ना, एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। ये तो हमें भी मालूम होता है कि अगर बारिश गिरेगी, बहुत ज़्यादा बारिश गिरेगी, बहुत अच्छी बारिश होगी तो फसल तो अच्छी होने ही वाली है। मतलब समय पर वर्षा होने का और खेतों में से फसल अच्छा होने का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत कर रही है ना। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो, यदि हम सब मिलके रहेंगे तो हार नहीं होगी। ये भी बात सही है कि सचमुच हार कब होती है, जब इंसान अकेला पड़ जाता है। लेकिन अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो हम खुशहाली का जीवन जी सकते हैं, हम आनंद से हमारा जीवन बिता सकते हैं, हमारी कभी हार नहीं होगी। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए उसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। तो समझ में आया बच्चों, संकेतार्थक वाक्य, एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर जब संकेत करती है तो उसे संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो ही उदाहरण आपको दिए, लेकिन आपके लिए आपका ही उदाहरण दे देती हूँ कि अगर आप अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, है ना। आपके लिए उदाहरण ये कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो आप परीक्षा में पास होगे। मतलब पढ़ाई का एक क्रिया का दूसरी क्रिया की ओर क्या हो रहा है, संकेत कर रही कि पढ़ाई की संकेत किसी और जा रहा है आपके पास होने पर।
मतलब आप पढ़ाई अच्छा करोगे तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे। तो समझ में आया बच्चों ये संकेतार्थक वाक्य। इस तरह से आज हमने वाक्य और वाक्य के भेद की जानकारी ली है। समझ में आया आपको? वाक्य के 8 भेद है। अच्छी तरह से ये 8 भेद आप घर पे पढ़ो, हर एक की परिभाषा देखो और याद रखो कि कौन से वाक्य में मतलब कौन सा वाक्य आया तो कौन सा प्रकार वो होगा, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो बच्चों आज हमारा वाक्य और वाक्य के भेद यह पाठ यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ। स्वाध्याय लिखो। सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करो। बच्चों पहला वाक्य देखो, माँ आज अस्पताल जाएगी। और दूसरा वाक्य, आज कक्षा में कम विद्यार्थी है। बच्चों मैंने प्रश्न कौन सा दिया वो अच्छी तरह से ध्यान दो, मैं क्या बता रही हूँ। सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करना है। आपको वाक्य दिया माँ आज अस्पताल जाएगी, तो आपको परिवर्तन करके लिखना है। किसमें परिवर्तन करना है? निषेधार्थक वाक्य में। तो निषेधार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है वो देखो और कैसे वो वाक्य परिवर्तन हो जाएगा निषेधार्थक में। तो निषेधार्थक वाक्य इसका बनाना है पहले वाक्य का। और दूसरे वाक्य का, आज कक्षा में कम विद्यार्थी है, इस वाक्य का आपको प्रश्नार्थक वाक्य में वाक्य बनाना है। समझ में आया? धन्यवाद।